गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम फिर से एक बार बीए पार्ट सेकेंड ईयर का केंद्र राज्य संबंध भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके पहले हमने भाग 1 के बारे में अध्ययन करके उनके विधायी संबंधों के बारे में बात करी थी। और मैंने इसको पहले भी बताया था कि हमने इसको 3 और 4 चरणों में लिया हुआ है, जिससे आपको धीरे धीरे केंद्र और राज्यों के संबंध क्या हैं ये आपको समझ में आता चला जाएगा। तो आज हम दूसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे। और पहला था विधायी संबंध और दूसरा है इसका भारतीय संघ में केंद्र राज्य का प्रशासनिक संबंध। तो स्टार्ट करें। संघात्मक व्यवस्था की सबसे कठिन संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का समायोजन करना है। और यदि संविधान में तत्व संबंधी स्पष्ट उपबंध न हो तो दोनों को अपना दायित्व निभाने में कठिनाई का अनुभव होता है। इससे भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में विस्तृत उपबंधों की आवश्यकता अनुभव की, ताकि प्रशासनिक क्षेत्रों में संघ और राज्यों के मध्य किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न न हो। तो प्रशासनिक संबंध संवैधानिक हम इसको परिप्रेक्ष्य में दे सकते हैं। और भारतीय संघ में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस प्रशासनिक संबंध में हमारे जो विचारक हैं दुर्गादास जी, उन्होंने क्या कहा है। इसको मैं फिर पॉइंट आउट करूंगी। ये हैं हमारे दुर्गादास जी के शब्दों में। ये उन्होंने कहा कि संघ सरकार की सफलता और दृढ़ता, जिसमें केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार सम्मिलित होती हैं, के बीच अधिकाधिक सहयोग तथा समन्वय पर निर्भर करती है। ये दुर्गादास जी ने कहा है। उन्होंने कहा इसलिए प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था करते हुए उनके द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राज्यों के प्रशासनिक तंत्र पर संघ का नियंत्रण बना रहे और संघ और राज्यों के बीच कम से कम संघर्ष की संभावना कम रहे। तो यहाँ पर प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने वाले उपबंधों को 2 भागों में विभाजित किया है। ये मैं आपको बताऊंगी। 2 भाग हैं, ये वाले 2 भाग। जो इसका पहला भाग है वो है राज्य के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय, और दूसरा है राज्य में परस्पर सौजन्य स्थापित करने के उपाय। ये 2 इसके चरण हैं, पहला और दूसरा। हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे। पहले चरण की बात करेंगे, उसके बाद हम दूसरे चरण की बात करेंगे। तो पहली बात कि राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय। संकट काल में केंद्रीय सरकार का राज्य सरकार के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रहता है, और साधारण काल में यद्यपि राज्य सरकार को सामान्यतः अपने क्षेत्र में पूर्ण सत्ता प्राप्त रहती है, फिर भी केंद्रीय सरकार को सीमा तक उन्हें नियंत्रित करती है। अब ये नियंत्रित के लिए कौन से साधन अपनाए जाते हैं, तो इसकी मैंने बात करी है। तो इसमें पहला है कि राज्य सरकारों को निर्देश क्या दिया जाता है। ये निर्देश की बात की है। 256 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित रहे, और संघीय कार्यपालिका को यदि वह आवश्यक समझे तो इस संबंध में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा इसलिए उपबंध रखा गया है कि संसद द्वारा पारित विधियों के क्रियान्वयन के मार्ग में कोई बाधा ना पहुंचे। तो कौन सा अनुच्छेद था ये वाला? 256। इसको मैंने अंडरलाइन करके बताया है, 256 अनुच्छेद। आगे बढ़े हम। अनुच्छेद 257, इसमें भी ये उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए कार्यपालिका शक्ति का कि जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोग के लिए आवश्यक दिखाई दे। तो ये इसका एक विशेष काम था। फिर है तीसरा इसका राज्य सरकारों को संघीय काम सौंपना। ये मैं आपको अंडरलाइन करते हुए बताती चली जाऊंगी। ये है ये वाला पॉइंट कि अनुच्छेद 258 में निर्धारित शर्तों के अनुसार संघ राज्यों को अपने कुछ प्रशासनिक कार्य हस्तांतरित कर सकता है और राज्य संघ को अपने कुछ प्रशासनिक कार्य सौंप सकता है। यदि ये संघीय सरकार द्वारा राज्यों को अपने प्रशासनिक कार्य सौंपे जाने पर इन कृत्यों को संपन्न करने में जो खर्च होगा उसका
जो वहन है वो कौन करेगी? संघीय सरकार। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हम आते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाओं पर किसका अधिकार रहेगा? ये है अखिल भारतीय सेवाएं। संविधान संघ और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग सेवाओं की व्यवस्था करता है। कौन करता है? संविधान। लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिसमें संघ और राज्य सरकारों के लिए सामान्य है और उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। अनुच्छेद 312 में ये कहा गया है कि राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है और इन सेवाओं के सदस्यों द्वारा उनके वेतन, भत्ते आदि राज्य सरकारों से प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन उनकी जो वेतन श्रृंखला और उनकी जो उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार द्वारा ही निश्चित की जाएंगी। संघीय लोक सेवाओं आयोग के परामर्श के आधार पर ही ये किया जाएगा और ये अखिल भारतीय सेवाएं राज्य सरकारों पे केंद्रीय नियंत्रण के बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपाय होते हैं। हम इसको पॉइंट्स वाइज लेते चले जा रहे हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है सहायता अनुदान। सहायता अनुदान, इसको मैंने गोले के रूप में दिखाया है। ये अनुच्छेद 275 के अनुसार राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता अनुदान भी दे सकती है। अनुदान देते समय संसद राज्यों पर कुछ शर्तें लगाकर उनके व्यय को भी नियंत्रित कर सकती है। फिर आता है आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करते हैं और राज्यों पर संघ की सरकार का पूर्ण जो नियंत्रण है स्थापित किया जाता है। फिर इसमें ये तो था क पॉइंट के जो मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। अब इसका आता है ख पॉइंट। ख पॉइंट आएगा। अब इसमें ख पॉइंट में सबसे पहली बात जो बताई गई वो है संघीय क्रियाओं, अभिलेखों, न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता प्रदान करना। और फिर इसमें आता है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करना। तो संघीय क्रियाओं और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता प्रदान में इसमें ये कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग के दीवानी न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश उस राज्य क्षेत्र के अंदर सभी स्थानों पर निष्पादित किए जाएंगे। फिर फिर इसके बाद आता है केंद्र राज्य मतभेदों के निवारण की विधियां। ये मैं आपको बता देती हूँ। ये रहा पॉइंट। संघीय शासन प्रणाली में पारस्परिक सहयोग और होना आवश्यक है यदि राज्यों को पृथक क्षेत्राधिकार प्राप्त है और तथापि संविधान में निम्न विषयों पर राज्यों के पारस्परिक सहयोग पर बल भी दिया गया है। आगे आता है कि अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसकी स्थापना क्या है। तो अनुच्छेद 263 में कहा गया कि राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा और यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाएगी। और इस परिषद का जो प्रमुख कार्य है वो है राज्यों के बीच विवादों का परीक्षण करना और उन पर परामर्श देना। भारतीय राज्य व्यवस्था में पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। फिर आपके छोटी छोटी चीज़ें इसमें आएंगी कि क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण की बात भी की गई है और इसमें कुछ विषय ऐसे हैं जिनका संबंध दोनों सरकारों से होता है और इनका जो निर्धारण है वो केंद्र सरकार ही करती है, जैसे कि निर्वाचन है, लेखा परीक्षण है, राज्यपाल की नियुक्ति है इत्यादि। तो यहाँ पर जब इन सब संघ राज्यों के संबंध की बात है तो ये स्पष्ट कहा गया है कि जो परिषद है वो राज्यों के मध्य विवादों का परीक्षण कार्य भी पूरा करेगी और इसमें अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था करना, संघीय क्रियाओं, अभिलेखों, न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता प्रदान करना और क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संघ राज्य संबंध का जो हमारा सेकंड पार्ट था कि केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, उसमें मैंने उसके भाग 1 और 2 के माध्यम से पॉइंट्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करी है और इसका मैं एक PDF भी व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगी। आपको उसको अध्ययन करना है और उसको समझ के आगे पढ़ना है। थैंक यू।